हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्टडी विद डीएम में। देखिए, अभी कुछ दिनों से जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो तब चैनल का नाम मेरा ऑनलाइन आईएएस था। और आज जो मैंने चैनल का नाम अभी कुछ दिनों में पहले परिवर्तित किया वो स्टडी विद डीएम। उसके पीछे वजह थी कि चैनल में थोड़ा बहुत ग्रो तो हो रहा था, बट जो मेन स्ट्रीम में चैनल आता है ना, वो अभी नहीं आ रहा था, क्योंकि इस कीवर्ड्स के जो बहुत सारे नाम के चैनल थे। इस वजह से अपना चैनल अभी, क्योंकि छोटा भी है, तो इस वजह से नहीं आ पा रहा था। तो कुछ स्टूडेंट्स को इसको खोजने में या सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर इसका नाम चेंज कर दिया। खैर, ये तो छोड़िए। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी तो आपने देख ही ली होगी थंबनेल पर क्या है ना। तो जो लोग प्लान बी के बारे में हर समय सोचते रहते हैं कि उनका क्या हो प्लान बी, ताकि वो जॉब सिक्योर हो पाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि यूपीएससी अनसर्टेन बिल्कुल फील्ड है, अनसर्टेन एग्ज़ाम है ना, जिसमें नहीं पता होता कि हम कब हमें जॉब मिल जाएगी, कब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए प्लान बी के लिए हर कोई सजेस्ट करता है। तो यूपीएससी ने भी आपके लिए कुछ सोचा है ना। और इसके लिए आपको प्लान बी के तौर पर यूपीएससी एओ या ईओ या फिर कहें और साथ में एपीएफसी। क्या होता है एओ, ईओ और एपीएफसी, इनको मैं बता देता हूँ। एओ मतलब होता है अकाउंट ऑफिसर, ईओ मतलब होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर, साथ ही एपीएफसी, एपीएफसी का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये इनके फुल फॉर्म हैं। जो भी जॉब निकली है, मतलब वैकेंसी निकली है, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने आज यानी कि 29 जुलाई को दोपहर के टाइम पर नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है। और ये यूपीएससी एओ, ईओ और एपीएफसी दोनों या तीनों वैकेंसी के लिए जॉइंट नोटिफिकेशन है, कंबाइंड नोटिफिकेशन है। इसमें ओवरऑल अगर वैकेंसी की बात करूं तो 230 ओवरऑल वैकेंसी अभी इस बार निकाली हैं यूपीएससी ने, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरीज के लिए है, मतलब एओ और ईओ के लिए अलग वैकेंसी है, एपीएफसी के लिए अलग वैकेंसी है। तो फिर आज की वीडियो में हम इनकी ओवरऑल डिटेल जानेंगे कि मतलब इसमें कितनी वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एज लिमिट है ना, क्या इसका सिलेबस है। देन उसके बाद में हम जानेंगे कि ये ऑनलाइन फॉर्म कब से भरेंगे, कौन सी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, और कुछ चेंज किए हैं इस बार यूपीएससी ने, क्योंकि 2023 में जब एग्जाम हुआ था एपीएफसी का, तो तब कुछ और पैटर्न था, कुछ और विशेषताएं थी इस एग्ज़ाम की। और अब जबकि 2025 में एग्ज़ाम होना है, अभी टेंटेटिव इसकी जो डेट है वो 30 नवंबर रखी है यूपीएससी ने। तो फाइनली अब अभी डिक्लेयर तो नहीं किया डेट, लेकिन टेंटेटिव डेट जो है अभी यूपीएससी ने 30 नवंबर, जो इसके कैलेंडर में ईयरली कैलेंडर निकलता है उसमें ईपीएफओ का जो फॉर्म भरेगा वो, मतलब एग्ज़ाम होगा वो 30 नवंबर को होगा, ठीक है। तो 3 बिग चेंजेस किए हैं। वो 3 बिग चेंजेस क्या होंगे उनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी ये। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि यूपीएफओ के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता होगी। मैंने कुछ रिसर्च भी किए हैं इसमें आपके लिए कि मतलब कैसा पैटर्न है, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर में इसका गया था, ठीक है। कितनी वैकेंसी अभी तक 4-5 साल में निकली हैं, ठीक है। क्या कम वैकेंसी है या फिर ठीक ठाक वैकेंसी है, तो वो सभी सवाल भी हम, वो सभी जानकारी भी हम इकट्ठा करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि फाइनल मेरिट जो होती है वो किस तरीके से बनती है, और इसमें कितने मतलब नंबर का पेपर होता है, प्री मेंस इंटरव्यू होता है या फिर प्री नहीं होता, मेंस नहीं होता या इंटरव्यू नहीं होता, जो भी कुछ होता होगा इसका मतलब पैटर्न क्या होता है, कितने स्टेज का एग्ज़ाम है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस में कौन कौन से सेगमेंट इसमें शामिल हैं, क्या हम यूपीएससी का एग्ज़ाम मतलब यूपीएससी का सिलेबस पढ़कर ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ना होगा तो कितना पढ़ना होगा, वो भी सवाल हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको एक ही वीडियो में सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आपको अलग अलग जगह पर नहीं भागना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया वीडियो में कि इस बार यूपीएससी ने 230 वैकेंसी, 230 वैकेंसी निकाली है। इसमें अलग अलग वैकेंसी हैं, जिसमें अगर बात करूं तो 156 वैकेंसी आपकी एओ ईओ की हैं,
और 74 वैकेंसी 74 वैकेंसी आपकी एपीएफसी के लिए है। ठीक है, अगर ये 2025 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। अगर 156 वैकेंसी जो एओईओ में है, अगर उनको मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूँ तो इसमें 78 वैकेंसी जनरल के लिए डिक्लेयर की है, 1 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 42 ओबीसी के लिए हैं, 23 वैकेंसी एससी के लिए है, 12 वैकेंसी एसटी के लिए है। किसमें? एओईओ के एग्जाम के लिए, है ना। इसके बाद में अगर 74 वैकेंसी एपीएफसी में है तो कैटेगरी वाइज बात करूँ तो 32 वैकेंसी आपकी जनरल के लिए है, 7 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 28 वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए है और 7 वैकेंसी एससी के लिए। इसमें एसटी के लिए कोई वैकेंसी शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई वैकेंसी ओवरऑल कैटेगरी वाइज की, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है। खैर, अब इसकी अगर मैं और फीचर्स की बात करूँ तो एज लिमिट की बात करें तो एओईओ में एज लिमिट जो है वो जनरल के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 33 है, एससी के लिए 35 है, एससी और एसटी दोनों के लिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 है। ठीक है, इसके बाद में अगर एपीएफसी के लिए बात करें अपन तो इसकी एज लिमिट है 35 जनरल के लिए, 38 ओबीसी के लिए, 40 एससी के लिए, 35 एसटी के लिए और 45 पीडब्ल्यूडी के लिए, है ना, एज लिमिट है। अब इसमें बात करें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या क्या मतलब अगर कौन सा व्यक्ति इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकता है, फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली हो एनी स्ट्रीम यूनिवर्सिटी से, इंडियन यूनिवर्सिटी से बैचलर कंप्लीट कर ली हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, मतलब कि वो कोई भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर सकता है, एलिजिबल है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ लिखी है, ये तो मतलब दोनों के लिए कंपलसरी, एपीएफसी और एओईओ के लिए, लेकिन एपीएफसी के जब गाइडलाइंस में देख रहा था तो उसमें एलिजिबिलिटी एरिया में एक चीज़ और लिखी है, डिप्लोमा इन मतलब कंपनी लॉस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट नाउ कि ये ऑप्शनल है ना, ये अनिवार्य नहीं है। ये डिप्लोमा अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप मतलब एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भर सकते हैं। आपको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इसमें फॉर्म नहीं भर सकते या फिर आप पास नहीं होंगे। है तो अच्छा है, नहीं है तो चलेगा, लेकिन डिग्री मतलब यानी कि ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है इस एग्ज़ाम के लिए, है ना। अगर एओईओ की बात करें तो ये ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों ही जॉब है ना। सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, 7th पे कमीशन इस पर लागू होगा, लगभग 50-60 हज़ार इसकी स्टार्टिंग सैलरी है दोनों की ही। तो सैलरी की आप चिंता ना करें, बहुत अच्छा मतलब जॉब सिक्योरिटी हो सकती है आपके लिए। और ग्रुप बी स्टेज की पोस्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूपीएससी में विशेषकर, और एपीएफसी ग्रुप ए स्टेज की पोस्ट है, यानी कि अगर आप एपीएफसी में मतलब जॉब ले लेते हैं, है ना, सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको आईआरएस रैंक की जॉब कंसीडर होगी। ठीक है, इसके बाद में अगर ईपीएफओ का अपने हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वहीं पर आपको जॉब करनी होगी। ईपीएफओ का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर है ना, दिल्ली में ही। और तो अब तो ये हुई इसकी एज वगैरह, एजुकेशनल। अब बात करते हैं कि फिर भाई ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्योंकि अब आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा कि भाई फॉर्म की डेट तो बताओ कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, क्योंकि ठीक ठाक आपने सैलरी भी बता दी, एज लिमिट भी बता दी, सब कुछ क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है वो भी बता दिया, मतलब आप एलिजिबल हो। और जो भी एलिजिबल हैं उनके तो उत्सुकता हो ही रही होगी कि इसकी मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट कब है। तो आपको बता दूं कि 29 जुलाई से दोपहर 12 बजे से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 18 अगस्त अभी दी है। हो सकता है आगे बढ़े, लेकिन अभी मान के चलना कि 18 अगस्त लास्ट डेट है, और रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो फीस कटवानी होती है, फीस सबमिट करनी होती है, वो रात 12 बजे तक, यानी 11:59 तक 18 अगस्त तक आप कर सकते हैं अपना फॉर्म फिल, है ना। इसके बाद में फ़िलहाल अभी कोई ऐसी वो नहीं है कि डेट आगे बढ़ेगी, है ना, तो आप पहले ही फिल कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर देखें तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, अभी तो हमने ये देख लिया कि ओवरऑल अपना मतलब ऑनलाइन की डेट क्या है, फॉर्म फिल की डेट, एज लिमिट हमने देख ली, एजुकेशनल क्राइटेरिया जो भी एलिजिबिलिटी एरिया है वो देख लिया। अब हम देखते हैं इसके डिटेलिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं, यानी ऑनलाइन फॉर्मेट में नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, पेन पेपर एग्ज़ाम है, OMR बेस्ड है, जैसा कि यूपीएससी अक्सर यूपीएससी CSE में लेता है, वैसे ही यहाँ पर भी है, EPFO में भी।
ठीक है, तो OMR बेस्ड है और कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। दूसरा, अब इसमें कुछ चेंजेस किए हैं पिछली बार की तुलना में। जब 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, APFC का भी हुआ था और EO का भी हुआ था, तो तब कुछ चेंजेस, मतलब कुछ पुराने रूल्स लागू थे और नए रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ चेंज किए हैं। 3 बिग चेंज किए हैं। 3 बिग चेंज क्या हैं, तो हम एक एक से चर्चा करेंगे। सबसे पहला, कंबाइंड जो है ना टेस्ट होगा, ये CRT, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट मतलब पहले जब 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, या फिर 2023 से पहले भी जो एग्ज़ाम हुए, वो AO के अलग वैकेंसी निकलती थी, ठीक है, APFC की अलग वैकेंसी निकलती थी और दोनों के अलग पेपर होते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया, CRT कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया, मतलब कि लेंगे, मतलब कि APFC और AO के कंबाइन एग्जाम होगा, एक ही पेपर आएगा, दोनों के लिए एक ही मेरिट बनेगी, ठीक है। और दूसरा बिग चेंज क्या है, दूसरा बिग चेंज है कि सिलेबस सेम हो गया है। पहले जो सिलेबस था वो डिफरेंट था, मतलब अलग अलग, दोनों के लिए AO के अलग था और APFC के लिए अलग सिलेबस था। लेकिन इस बार क्या किया है कि कॉमन सिलेबस कर दिया है दोनों के लिए, क्योंकि मर्ज किया है ना दोनों पोस्ट को, दोनों एग्जाम मतलब पेपर को भी मर्ज कर दिया, तो दोनों का सिलेबस भी मर्ज कर दिया है, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि APFC वाले उस एग्ज़ाम को दें, पेपर को दें, तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है उनका, AO वाले पढ़ के आए तो उनका कुछ और रिजल्ट, तो इसलिए इन्होंने सिलेबस को भी सेम कर दिया, ठीक। और अब देखा तो ये टोटल जो पेपर होगा वो 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे, MCQ बेस्ड है। एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जो भी UPSC या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके प्री बार बार निकल जाते हैं, यानी कि MCQ बेस्ड मैं बात करूं तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब मेंस में बारी आती है तो मेंस उनके मतलब क्लियर नहीं हो पाते, या फिर बहुत कम नंबर आते हैं इस तरीके से। तो ये जॉब ऐसी है, ये वैकेंसी ऐसी है, ये पोस्ट ऐसी है कि जिसमें कि आपको मेंस नहीं लिखना होगा, यानी रिटर्न एग्जाम है ही नहीं, इसमें कोई प्रोसेस ही नहीं है। इसके बाद में सीधा इंटरव्यू, और अगर इंटरव्यू आपका क्वालिफाई हो जाता है, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो सीधी जॉब है ना, यानी कि रिटर्न एग्जाम है ही नहीं, मेंस है ही नहीं। तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि इसमें मेंस होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप अगर जो भी इसमें सिद्धस्त हैं कि भाई हमें प्री बहुत अच्छे से निकालना आता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर को टैकल अच्छे से कर लेते हैं आप लोग, तो फिर उनके लिए अच्छा एग्जाम है ना। इसको अच्छे से सीरियसली लीजिए, आपके लिए अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। तो इसमें 2 घंटे का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 अंक का, 2.5 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चन, प्रति प्रश्न, ठीक है। और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होती है। 1/3 मतलब कि 3 सही क्वेश्चन पर 3 गलत क्वेश्चन पर 1 सही क्वेश्चन आपका कटेगा, अंक कटेंगे एक क्वेश्चन के, है ना। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है मैंने बता ही दिया। इंटरव्यू भी होता है, कितने नंबर का होता है वो भी मैं बताऊंगा अभी। इसके बाद में 1/3 नेगेटिव मार्क मैंने बताई थी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ऐसा ना सोचें कि केवल इंग्लिश मीडियम में ही होगा, केवल हिंदी में, बोथ मीडियम में होगा, ठीक है। तो अगर हिंदी मीडियम वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी है कि रिटर्न तो आपको देना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हैं चीज़ें, जैसे कि जनरल इंग्लिश वगैरह भी मैं सिलेबस जब डिस्कस करूँगा तो बताऊँगा कि कुछ चीज़ें इंग्लिश के फेवर में हो गई हैं कैसे। चलिए सिलेबस पर ही आते हैं। तो इसमें 120 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का पेपर होगा प्री का। 300 मार्क्स मतलब कि 120 क्वेश्चन में 300 मार्क्स मतलब कि 2.5 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो इसको मैं सिलेबस को 3 पार्ट मैंने बांटा है, ठीक है। कौन सा, एक प्योर UPSC का सिलेबस, दूसरा जो कि मतलब वनडे एग्जाम की SSC वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं उनका एक अलग सेक्शन मैंने बना दिया, और तीसरा जो कि स्पेसिफिक EPF या फिर APFC के लिए डेडिकेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं उनका, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं GS की बात करूं तो GS में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके मतलब UPSC में भी पूछे जाते हैं, UPSC में भी इनको पढ़ा जाता है, खूब डिटेल से पढ़ा जाता है, और यहाँ भी इससे क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, एक मतलब अप्रॉक्स क्वेश्चन का क्राइटेरिया। मैंने अभी थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन, इसलिए मैंने जो 3 पार्ट में बांटा है उस बस को 3 पार्ट में बांटने की मेरी तार्किकता भी यही है, ठीक है, कि मुझे कैसे बच्चों को समझाना है, ठीक। अब दूसरा सेगमेंट जब मैंने डिवाइड किया तो उसमें क्या क्या रखा, उसमें जनरली मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज, ये 4 सब्जेक्ट इसमें रखे हैं। कौन कौन से, मैथ, क्वांट यानी कि, और रीजनिंग,
ठीक है, मेंटल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद में जो तीसरा और सबसे मतलब अलग यूनिक इसके लिए ही पढ़ना होगा वो है अकाउंट्स और लेबर लॉज। अब इनसे कितने क्वेश्चन आते हैं, तीनों अलग अलग सेगमेंट है, मैंने जब बांटा है तो जब मैंने रिसर्च थोड़ा देखा कि कितने क्वेश्चन एक सेगमेंट से पूछ रहे हैं, तो जीएस से अप्रोक्स 45 से 50 क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। 120 में से 45 और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर मैं मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ से भी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर ये वाला जो यूनिक से मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करूं जो कि यूपीएफओ के लिए पढ़ने ही पड़ेंगे, तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो 25 से 30 क्वेश्चन का मतलब अभी तक का दायरा रहा है कि 25-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरे जो भी मतलब इन सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पास्ट ईयर में जो भी पूछे गए वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं अलग से, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि बाइफरकेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आपको डिमांड है भी एक्चुअल में, ठीक है। तो इस मतलब जो जीएस के सब्जेक्ट हैं उनसे 40-45 नंबर आएंगे, इसके बाद में 40-45 क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद में अगर देखें मैथ रीजनिंग वाला सेगमेंट है इससे भी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, और अकाउंट्स, लेबर लॉज वगैरह हैं तो इनसे भी लगभग 35-40 क्वेश्चन नंबर 30-35 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगर अब सिलेबस को देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कितने क्वेश्चन कौन से मतलब कितने नंबर या क्या किस किस को जोड़कर इसकी फाइनल मेरिट बनती है। तो फाइनल मेरिट की बात करूं मैं तो अभी जो ट्रेंड मतलब नया जो एक चेंज हुआ है उसके बाद में इसकी फाइनल मेरिट जो है वो 400 अंकों से बनती है। 400 अंक इसके पूर्णांक होंगे, इसके बाद में आपके नंबर काउंट होंगे कि कितने नंबर, ठीक है। 400 कैसे, 300 आपके प्री के एग्जाम के और 100 नंबर आपके इंटरव्यू के, ठीक है। 300 प्री के एग्जाम के और 100 नंबर आपके इंटरव्यू के। लेकिन अब जो तीसरा बड़ा चेंज, मैंने 2 आपको चेंज बताए थे, क्या, पहला एक तो सिलेबस चेंज कर दिया है, ठीक है, और दूसरा मतलब CRT कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट दोनों को कंबाइन कर दिए, AOEO को और APFC को, ठीक है, दूसरा। और तीसरा जो बिग चेंज है वो क्या है ये अब देख लीजिए। और ये सबसे बड़ा यहाँ पर हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इन्होंने रख दी है यूपीएससी ने, वो क्या है ये कि इंटरव्यू में जो कितने नंबर का, 100 नंबर का, लेकिन इंटरव्यू में जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन्होंने जो रख दिए हैं वो हैं जनरल के लिए 50 और मोर, 50 और अबव, ठीक है, OBC के लिए 45 और अबव, और SC ST के लिए 40 और अबव, ठीक है। यानी कि 50 नंबर या उससे ज़्यादा, कम से कम 50 नंबर आपके जनरल कैटेगरी से, तो आपके कम से कम EWS के भी इसमें मिला के चल रहा हूँ, 50 नंबर आपके आने ही चाहिए इंटरव्यू में 100 में से, है ना। देखिए मतलब यहाँ पर सब्जेक्टिविटी कैसे मतलब अप्लाई होगी। इसके बाद में OBC 45 या उससे ज़्यादा, कम से कम 45 आने चाहिए। आप SC ST से हैं तो आपके 40 नंबर कम से कम इंटरव्यू में होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए 4 व्यक्ति बैठे हैं बोर्ड में, आपके नंबर कितने भी आ जाएं प्री में, यदि आपके 40 नंबर, अगर आप SC ST से अगर आपके 40 नंबर नहीं आ पाए किसमें इंटरव्यू में, तो आप फेल हैं, ठीक है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही नहीं। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप OBC से हैं तो इसी अनुसार 50 या 45 नंबर आपके इंटरव्यू में नहीं आ पाए, चाहे आप कितने भी 300 में से आप 250 ले आइए अकेले उसमें, ठीक है, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज इन्होंने नया बिग चेंज किया है ना, ये सबसे बड़ा बिग चेंज है। इसमें सब्जेक्टिविटी का स्कोप काफ़ी है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहेंगे कि किसको कैसे नंबर देने हैं। मान लो एक व्यक्ति ने एवरेज इंटरव्यू दिया, हो सकता है एवरेज इंटरव्यू पर उसके अच्छे मार्क्स आ जाएं। एक व्यक्ति ने अच्छा इंटरव्यू दिया, हो सकता है उसके एवरेज मार्क्स आए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। खैर अभी अपन इसमें नहीं जाते हैं, अभी तो तैयारी का समय है, तैयारी करेंगे, बाकी जो देखा जाएगा मतलब जो भी होगा बाद में रिजल्ट, अभी प्रोसेस पर फोकस करना है, रिजल्ट पर अभी से फोकस नहीं करना है। खैर ये प्रक्रिया थी तो इसलिए मैंने इसका जिक्र कर लिया थोड़ा। अब अगर मैं बात करूं कुछ और चीज़ों की, जैसे कि इस बार जो वैकेंसी है 230 हैं, ठीक है, तो पास्ट ईयर में कितनी वैकेंसी रही, क्या ये कम है या फिर ज़्यादा है या फिर मतलब एवरेज वैकेंसी है। तो अगर मैं 2020 से अगर अभी तक की देखूं तो 2020 में 421 वैकेंसी आई थी AOEO दोनों को मिला के, है ना। इसमें AOEO ओनली है, APFC नहीं है। देन अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में जो वो 159 यानी 159 वैकेंसी आई थी, किसकी थी,
ये भी एपीएफसी की थी, ठीक है। और फिर 2023 में ही दूसरी वैकेंसी एओईओ की अलग से आई थी 418। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इस बार जो चेंज किया है ना, सीआरटी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, एक ही साथ में दोनों एग्जाम लेंगे। 2023 में दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली थी, एओईओ के लिए अलग 159 और उसी साल एपीएफसी के लिए अलग कितनी 418 वैकेंसी, ठीक है। तो इस बार में जो चेंज हुआ है वो यही है कि ओवरऑल वैकेंसी 230 है, यानी कि पिछली बार से या पिछली वर्ष की तुलना बात करूं मैं जब 2023 में एग्जाम हुआ था उससे काफ़ी कम है, क्योंकि 418 और अगर 159 की मैं बात करूं तो लगभग 580 के आसपास वैकेंसी निकली थी 2023 में, है ना। और 2025 में कितनी है 230, तो लगभग कितनी कम है, 40% ही वैकेंसी है लगभग, है ना। तो 50% मान सकते हैं। अगर अब मैं एक और चीज़ की बात करूं कि भाई जब 2023-2020 की मैंने वैकेंसी देखी तो उस समय कट ऑफ कितना था, मैंने ये भी थोड़ा देखा कि इस समय कट ऑफ क्या गया था, है ना। तो उससे हम तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किस लेवल तक तैयारी करनी चाहिए। तो 2020 के मैं कट ऑफ की बात करूं तब वैकेंसी निकली थी एओईओ के लिए कितनी थी 421 वैकेंसी थी। और तब जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की थी 259, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की थी 246, ओबीसी की थी 244, एससी की थी 234, एसटी की थी 231, ठीक है। कुछ पॉइंट में थी लेकिन अप्रोक्स कट ऑफ जो थी, ठीक है, वो यही थी ऑन एन एवरेज, ठीक है। फिर 2023 की अगर मैं बात करूँ एपीएफसी की, 2023 में एपीएफसी की कितनी वैकेंसी थी 159 वैकेंसी थी। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी जनरल की 257, ईडब्ल्यूएस की 241, ओबीसी की 246, एससी की 224, एसटी के लिए 230, ठीक है। तो ये 2023 की कट ऑफ थी कब एपीएफसी के लिए, तब वैकेंसी कितनी थी 159। तो ये एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि जब 230 वैकेंसी हैं इसमें एओईओ और एपीएफसी दोनों मतलब तैयारी या दोनों पोस्ट के कैंडिडेट या स्टूडेंट बैठेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल अपना एक एओईओ या फिर कहें कि एपीएफसी के बारे में एक जनरल अवेयरनेस थी, हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितनी वैकेंसी हैं, कब से फॉर्म भरेंगे, कब लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम ऑफ पैटर्न क्या है, ओके, सिलेबस क्या है इसका, फाइनल मेरिट कैसे बनती है, इंटरव्यू में जो नए चेंजेस हुए हैं इस बार वो क्या हैं, उसके मद्देनज़र हमें तैयारी करनी चाहिए। देन पास्ट ईयर के कट ऑफ क्या रहे, उन्हें उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये सभी इन सभी हमने मुद्दों पर हमने चर्चा की, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को, ताकि उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो सके, वो भी एग्ज़ाम के बारे में अवेयर हो सके, ताकि वो भी डाल सकें इसमें फॉर्म, है ना। तो बने रहिए फिर स्टडी विद डीएम के साथ। डीएम मतलब मैं आपको बता दूं कि स्टडी विद डीएम का मतलब है स्टडी विद देवेंद्र मौर्य। आप डीएम का मतलब कुछ और ना सोचें, हाँ सोच लें, लेकिन मैंने जो पर्पज से बनाया था, जो मेरा उस समय माइंडसेट था वो यही था। मेरा नाम देवेंद्र मौर्य है तो मैंने स्टडी विद डीएम शॉर्ट फॉर्म में उसको कर दिया था, ठीक है। तो फिर पढ़ते रहिए, फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर प्लान भी आपका सक्सेस हो जाता है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट में पैसे मिलेंगे, जॉब मिलेगी, बढ़िया एंजॉय कीजिए जॉब को, और साथ में फिर अपनी यूपीएससी की तैयारी कीजिए, क्योंकि यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ठीक ठाक मतलब अपॉर्चुनिटी है। जीएस वाला सेगमेंट उनका तैयार होता ही, साथ ही साथ एसएससी वालों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज उनका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह तो ठीक होती है, कंप्यूटर भी ठीक ही होता है, ठीक है। हमें जो अलग से पढ़ना है ज़्यादातर वो चीज़ है जो अकाउंट्स के मतलब टॉपिक हैं और लेबर लॉज जो हैं। हालांकि लेबर लॉज अगर मैं बात करूँ तो लगभग 40 लेबर लॉज जो है एग्जिस्ट करते थे 2019 से पहले, लेकिन तब की सरकार ने, और क्या कहें कि अब की सरकार ने, तब और अब दोनों सरकार एक ही है, तो उन्होंने सभी को एक्यूमुलेट करके एक 4 लॉ का पूरा फंडामेंटल बना दिया, है ना। उनको संयोजित करके 40 लॉ को 4 लॉ में परिवर्तित कर दिया। उनमें से भी कुछ लॉ अभी एनफोर्स नहीं हुए हैं, कुछ हो गए हैं। तो क्वेश्चन जो मैंने देखे 2023 के क्वेश्चन, तो उसमें पुराने लॉज से भी क्वेश्चन पूछे, साथ साथ नए लॉज से भी क्वेश्चन पूछे, है ना। तो हमें दोनों को पढ़ना है, दोनों तरीके के पुराने कानून भी और नए कानून भी सभी पढ़ने हैं, और तभी हम मतलब सभी क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।